गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th की जो बच्चे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे फटाफट जो है सो जुड़े हुए भी हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर रखी है और इस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल आप फिजिक्स में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये थर्मो और डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ। उसके बाद इस चैप्टर का क्या इंटेंशन है, इसमें पढ़ना क्या है उसको भी देखेंगे। और एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों का कंसेप्ट एकत्रित करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करें हम लोग किसके बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है थर्म। थर्म का मतलब होता है, आप लोग पढ़ते होंगे बहुत सारे, ये तो यूज टू वर्ड है, थर्मस, है ना। घर में इस्तेमाल करते करते थर्मस में पानी लेके जाओ, है ना। ठंडी का सीजन है, थोड़ा सुसुम पानी करके थर्मस में ले जाओ, है ना। तो थर्म का मतलब होता है ये हीट से संबंधित बात होती है। किससे बात संबंधित होती है ये? हीट से। ये याद रखना है, ये हीट से संबंधित बात होती है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है ये है डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं कि इसमें जनरली जो होता है ये हम एक तरह का मूवमेंट की बात करेंगे। डायनामिक्स मीन्स होता है मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट शब्द का केमिस्ट्री में क्या प्रयोग है? भाई फिजिक्स रहता तो मूवमेंट मतलब समझ में भी आती, भाई मूवमेंट हो रहा है। फिजिक्स में किस तरह की मूवमेंट होगी? तो फिजिक्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह की बातें होती है। या तो आपको फिजिकल चेंज होगा तो मूवमेंट होगा, फिजिकल चेंज। आप कहेंगे भाई कैसा मूवमेंट? ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करेंगे, याद रखना है। समझिएगा क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बच्चे समझते हैं भाई डायनामिक्स का केमिस्ट्री में कैसे किस तरह की बात होगी, किस तरह की मूवमेंट की बात होगी। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये फिजिकल चेंज है। एक छोटे से एग्जांपल हम बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर यहाँ कोई सॉलिड हो, इसको हम लोग क्या करें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, इसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूर हुआ है। क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और लिक्विड में क्या होंगे, कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे ना। तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा जो है ये है आपको फिजिकल चेंज। ये मूवमेंट से रिलेटेड बात जो आती है इसमें फिजिकल चेंज के बाद केमिकल चेंज भी आएगा, ये दूसरा आ जाएगा इसमें केमिकल चेंज भी, है ना। ये केमिकल चेंज भी आएगा। भाई जब कभी भी कोई केमिकल चेंज करते हैं तो पहले जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम्स थे, वो ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाए, है ना, कंबाइंड करके, तो एक तरह का तो मूवमेंट ये भी हुआ। तो ये डायनामिक्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है ऑन इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, ऑन इफेक्ट ऑफ फोर्स। और आप सभी को पता है जहां भी फोर्स काम करेगा वहां जरूर है कि वर्क होगा। क्या होगा? वर्क होगा। वर्क क्या है? एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी है ना। और हीट भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। मतलब यहाँ क्या होगा कि कुछ जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो गए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द फिजिकल या केमिकल चेंज के समय में जो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है वहां पर? हीट हो जाता है। तो हीट के हेल्प से, मतलब कि एक हीट चेंज होगा वहां पर, उसकी हेल्प से क्या होगा, आपके फिजिकल या केमिकल चेंज स्टार्ट हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत किसी में? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अच्छे से समझेंगे तो यह एक तरह का हो जाएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल या केमिकल चेंज जो किसी भी सिस्टम में होगा, किसी भी केमिकल्स में होगा, फिजिकल या केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ क्या होगा आपको, हीट, या विद द हेल्प ऑफ एनर्जी चेंज के तहत होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट, ये जितने भी चीजें हो रही है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट का जो होगा, हीट चेंज काउजेज मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें हीट चेंज की वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। उसी का स्टडी हम लोग करते हैं कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्योंकि एक मूवमेंट हुआ तो उस मूवमेंट के दरमियान कितना हीट में एक्सचेंज आया, उसी के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें दो बातें आ गई, जैसे हीट आ गया, मैंने यहाँ पर एक शब्द और लिखा था, वर्क भी लिखा था,
ये भी बात है, हीट भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे हीट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हीट से स्टार्ट करेंगे। तो भाई हीट क्या होता है? अगर हीट के बारे में देखा जाए तो हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या है ये? एक तरह का एनर्जी का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। हीट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है ना। जैसे कि भाई कोई भी आदमी है तो वो एज ए, मान लीजिए कहीं, जैसे हम ही एक ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हम यहाँ आपको टीच कर रहे हैं, मतलब मेरा एक रूप क्या हो गया? टीचर का रूप हो गया कि नहीं हो गया? अब भी किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो वहाँ एक पेरेंट्स का रूप हो जाते हैं, आपके पास टीचर के रूप में हैं हम। इस तरह से फॉर्म तो है कि नहीं? तो उसी तरह से हीट जो है यह एनर्जी का एक फॉर्म है। ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? फॉर्म ऑफ एनर्जी, form of energy that transfer from, है ना, higher temperature to lower temperature, that transfer from higher temperature to lower temperature। मतलब ये हुआ कि इसके ट्रांसफर होने के लिए एक टेम्परेचर डिफरेंस का होना अति आवश्यक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब देखेंगे ये हीट से संबंधित कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसकी जरूरत इसमें होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को समझना है बहुत मजे से। अच्छी टॉपिक है, एक अच्छी टॉपिक की शुरुआत है। मैंने आपको बताया कि भाई ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, उसमें समझाया भी। जो सॉलिड स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, अगर उसी को हम लोग लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो सॉलिड क्या होगी? मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे थोड़ा सा। तो जब फार अपार्ट होंगे तो वो जो पोजीशन में चेंजेज आए कि नहीं आए, मॉलिक्यूल के कंपोजिशन में चेंज आया कि नहीं आया, तो वो फिजिकल चेंज के दरमियान भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट आया, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे कि इससे संबंधित, मैंने कहा हीट से संबंधित कुछ बातें होंगी। इसमें सबसे पहला जो टर्म होगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? हाँ, ये फिजिक्स में भी काम देगा। स्पेसिफिक 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 हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये m ग्राम का कोई बॉडी है, कितना ग्राम का है? अच्छा, इसका टेम्परेचर जो है बेटा ये T1 केल्विन का है। कितना केल्विन का है? वेरी गुड। इसको क्या करते हैं हम? बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। ये क्यू जूल का हीट प्रोवाइड कर दिए। मान लीजिए पहले टेम्परेचर इसका T1 का था, मैंने क्यू जूल का हीट प्रोवाइड किया, तो टेम्परेचर तो वही नहीं रहेगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा ना। मतलब कि टेम्परेचर में जो चेंज आया, बॉडी वही है, कितना केजी, कितना ग्राम का है? m ग्राम का है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना हो गया? T2 केल्विन का हो गया। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे, इस दोनों के बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो टेम्परेचर में जो चेंज आया डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। है समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है उसी को हम अभी समझाएंगे, थोड़ा समझना है इसको बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। इसमें होता क्या है कि किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास को, कितने मास को? मास के, किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जितना हीट देना पड़ेगा ना, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है उस बॉडी का। क्लियर है? मतलब समझिएगा, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ हीट। क्या लिखेंगे इसके बारे में हम लोग? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज या राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड से? थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में
आप जितना हीट लगाओगे, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहेंगे, उस बॉडी का हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसका हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए थैंक यू, आगे देखें इसको। अब देखिए मैंने यहां समझाया आपको, क्या समझा भाई, कि ये क्या दिख रहा है आप, ये m ग्राम का एक बॉडी है, इसके टेम्परेचर को मैंने कितना से बढ़ाया है, चेंज किया है। अगर कोई कहेगा भाई T1 से T2 हुआ, कितना बढ़ा, तो कैसे डिफरेंस से निकालेंगे ना, डिफरेंस से निकालेंगे ना। तो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आपको जो हीट लगा था, कितना डिग्री का, कितना जूल का हीट दिए थे, क्यू जूल का। तो आप अगर m ग्राम के बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर जो आपको लगेगा, कितना लगेगा इसमें, है क्यू बाय डेल्टा टी लगेगा ना। समझ आए कि नहीं? आप इसको डिग्री में ही रखें, केल्विन में रखें तो बेहतर है। अगर केल्विन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री में ही रखें तो बेहतर है। इसको आप डिग्री में रख सकते हैं, इसको केल्विन ना ले, डिग्री कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफिनेशन मैंने क्या लिखा, डिग्री लिखा था ना, तो डिग्री पर ही लेकर के चले। ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और ये आपका T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब क्या करते हैं, तो यहाँ जो चेंज हुआ टेम्परेचर, मान लीजिए कि डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने चेंज किया तो क्यू जूल का लगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज करेंगे तो कितना, क्यू बाई डेल्टा टी। अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ाया, लेकिन पूरे बॉडी का बढ़ाया ना, आपने पूरे m ग्राम के बॉडी का बढ़ाया है, 1 ग्राम को तो नहीं बढ़ाया है, 1 ग्राम बढ़ा रहा है। तो अगर हम 1 ग्राम की बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं, हमको कितना ले, क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी। ये m नीचे आ जाएगा ना, तो ये जो अभी फॉर्मूला आया है, ये देख रहे हैं ना, इसी को ये कितने के लिए आ गया, ये आ गया 1 ग्राम बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। ये अमाउंट ऑफ हीट हो गया ये पूरा। ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ, ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ, ये अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड हुआ, ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ, क्लियर है ना, इसी को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कहेंगे ना, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करिए, छोटा छोटा सी से या छोटा एस से। बातें समझ में आ रही है? तो आपके लिए जो फॉर्मूला बना, वो बना सी, छोटा सी इक्वल टू क्यू बाय स्मॉल m इंटू डेल्टा टी, बन गया है। तो अगर इसी में q बराबर लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बातें समझ में आ गया? या c इंटू डेल्टा टी भी कह सकते हैं इसको आप। बातें समझ में आ रही है ना? इसको कहते हैं सी m इंटू डेल्टा टी भी कह सकते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हीट के बीच में ये रिलेशन हो गया, चाहे ये इक्वेशन कहिए या आप इस इक्वेशन कहिए, तो ये हो गया आपको कितना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी का। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहां मैंने बॉडी के मास को कांस्टेंट कर दिया है। दुनिया में कोई भी चीज रहे, चाहे लोहा रहे, ईटा रहे, पत्थर रहे, कुछ भी, उससे कितने ग्राम का मेजरमेंट करना होगा हमको, 1 ग्राम का, तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अगर अमाउंट कांस्टेंट है किसी बॉडी के लिए, तो उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो भी क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 बाल्टीन पानी लीजिए या 1 बूंद पानी लीजिए, उसका स्पेसिफिक हीट बराबर ही होगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमको मेजरमेंट कहाँ करना है, उसके 1 ग्राम पर करना है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एग्जैक्टली, दैट मीन्स ये जो हो गया, ये आपको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होता है डेंसिटी की तरह। बातें समझ में आ गया? क्लियर है? तो अभी आपने देखा भाई, इससे संबंधित स्पेसिफिक, ये फिजिक्स में भी आपको काम देगा जब आप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या कहते हैं, मटेरियल का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में। तो पूछता है कि किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके टेम्परेचर को ले जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि वेपराइज कर रहे हैं उसको। तो -10 डिग्री से किसी को वेपराइज करें, कहे कितना हीट होगा, तो हर एक जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, इसका इस्तेमाल करते हुए तब निकालेंगे, एक सीक्वेंस बनता है वहाँ पर। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गई, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अगर इसका यूनिट का बात करेगा तो आप इसके यूनिट को भी निकाल लेंगे। अब देखिए इसका अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो बहुत आसान है ना। अब देखिए ऊपर में क्या है, ये क्यू क्या है, हीट है। हीट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का जूल होता है। आधे समझ में? मास किस में है, ग्राम में है ना, जी आर लिखिए। ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री
सेंटीग्रेड, ये यूनिट हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं आराम से, इसको टेक्निकली आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें होगी नहीं आपको। क्लियर है? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो फटाफट इसको देख लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी। अब इसको स्पेसिफिक वर्ड को हटा करके हम लोग हीट कैपेसिटी देखेंगे। हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा होगा नेक्स्ट जो हो जाएगा उसको कहेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। उसमें और इसमें क्या अंतर है उसको भी देखिएगा, है ना। ये पूरे एंटायर बॉडी का होगा, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट require to raise required to raise the temperature of required to raise the temperature of a required to raise the temperature of a body, है ना, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मैंने इसमें 1 ग्राम नहीं कहा है, नहीं लिखा है 1 ग्राम का, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पूरे बॉडी की बात हो रही है, पूरे बॉडी का। अगर कोई बॉडी है ना, उसके इंटायर बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगा, द अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर है, कितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता हो रही है, वही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी उसकी? ये हीट कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही ये बातें? ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। जैसे ये मान लीजिए कोई बॉडी है m ग्राम का, है ना, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन का है बेटा, या डिग्री सेंटीग्रेड में है, मान लीजिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर से क्या किए, इसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर दिए ना, ये क्यू जूल का हीट प्रोवाइड कर दिए। ये जो m ग्राम का बॉडी है इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई? T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कितना से बढ़ा कैसे निकालेंगे? चेंज इन टेम्परेचर से। तो डेल्टा टी करेंगे, नहीं पता चलेगा। T2 में से क्या करना पड़ेगा? T1 घटा देना पड़ेगा ना। तो T2 माइनस क्या लिखेंगे? T1 डिग्री सेंटीग्रेड। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये पता चल गया भाई कितना से चेंज हुआ। समझ में आएगी नहीं आया? कितना से चेंज हुआ पता चला ना, है? तो कितना से चेंज हुआ, कितना से बढ़ा है? डेल्टा टी से ना। अब देखिए क्या हुआ, पूरे बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कि डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितना जूल का ऑफ हीट का जरूरत पड़ा? क्यू जूल का। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितना का पड़ेगा आपको? क्यू बाय डेल्टा टी का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जो क्यू बाय डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट जो निकला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम लोग? हीट कैपेसिटी उस बॉडी का कहेंगे। बातें समझ में आ गई? हाँ? जिसको कि कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल सी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। बातें समझ में आ गई? तो इसी से अगर एक और फॉर्मूला लिखाएंगे हम लोग, तो क्यू बराबर क्या होगा? सी इंटू डेल्टा टी। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब में एक तरह का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, दो तरह की बातें बताई। एक बताया छोटा सी, एंड क्या है भाई कि आपका एक ठो बड़ा सी है, बताया है ना। ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है, इसको क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड। मतलब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये जो है ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि नहीं है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। और ये जो है आपका हीट कैपेसिटी है। क्या है ये आपका? हीट कैपेसिटी है ना। अब देखिए सी बराबर क्या लिखते हैं आप लोग? छोटा सी बराबर, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे ना हम लोग, छोटा सी था ना, ये बराबर क्या था? क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी था। और यहाँ देखिए बड़ा सी बराबर क्या लिखते थे? क्यू बाय डेल्टा टी। बातें समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से, इस पूरे पोर्शन इसी में हम लोग करते हैं, ये आप जानते हैं ना इसको, ये बराबर ये है। अब यहाँ देखिए ये जो पोर्शन यहाँ दिखा है क्यू बाय डेल्टा टी, क्या आपको इसको कैपिटल सी कह सकते? नहीं कह सकते हैं। स्मॉल सी बराबर होगा कैपिटल सी बटा एम, हो जाएगा।
तो देयरफॉर कैपिटल सी बराबर होगा एम इंटू स्मॉल सी। बातें समझ में आई कि नहीं आ गई? मतलब कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये रिलेशन निकल गया। हीट कैपेसिटी बराबर क्या लिखेंगे? एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अरे समझ नहीं आ रहा है? अब देखिए एक ट्रिक दिमाग में लगाइए। ये जो छोटा सी था ये 1 ग्राम के लिए था, ये बड़ा सी पूरे इंटायर मास के लिए आ गया कि नहीं आ गया? संपूर्ण मास का, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई किया। बातें समझ में आएगी नहीं आ गई? तो किसी बॉडी का अगर हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो तो उस बॉडी के इंटायर मास को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका कौन सी निकल जाएगा? हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। याद रखना है यहाँ पर जो एम है, छोटा एम जो लिखे हुए हैं, बच्चे इसको समझ जाते हैं। तो ये आपके क्या है? मास हो गए। क्या हो गई ये? हाँ, मास ऑफ सब्सटेंस हो गए। ये मास ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े हैं? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिए हैं? अब इसी के अंदर आता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या आता है? मोलर हीट कैपेसिटी। ये आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा आपका? हाँ, तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में अगर देखें इसके बारे में, तो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए बॉडी टू, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कितना मोल का बॉडी होना चाहिए? 1 मोल का, है ना। बॉडी का कितना हो मोल दिया रहे हैं तो उसे कितने मोल का हम लोग टेम्परेचर का दिखाएंगे भाई? 1 डिग्री से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितने मोल का? 1 मोल का, चाहे कुछ भी मोल दिया रहे तो ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, एन मोल का बॉडी है। कितने मोल का है बॉडी ये एन मोल का कोई बॉडी है। इसका टेम्परेचर अभी है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाहर से हम इसको क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं? 1 जूल का हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। अब जो ये बॉडी है एन मोल का, बॉडी तो एन मोल का है, इसका जो टेम्परेचर हो गया ये T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया? तो भाई कितना बढ़ा कितना घटा कैसे मेजरमेंट करेंगे पता है ना? वेरी गुड, माइनस करके पकड़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा टी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 - T1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। वेरी गुड, बातें समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेशन पर लेकर के चलिए, मतलब 1 मोल का निकालना है। अभी कितना मोल के बारे में देखें? एन मोल है ना, तो एन मोल का टेम्परेचर आपने डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो कितना जूल का हीट लगा था? क्यू जूल का हीट लगा था। तो एन मोल को अभी आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो कितना का लगेगा आपको? Q/ΔT लगेगा, लगेगा ना। तो अगर आप 1 मोल का लेंगे, कितने मोल का लेंगे? 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के चलेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q/N × ΔT, नहीं हो जाएगा? तो ये जो निकला Q/N × ΔT, अरे समझ में ना, इसी को कहेंगे, ये जो निकला Q/N × ΔT, यही कहलाएगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल क्या होगा वो भी बता दें। हीट कैपेसिटी के लिए कैपिटल सी लिखे थे, मोलर है तो सबस्क्रिप्ट रूप में एम लिख दीजिएगा। बातें समझ में आ गई? तो ये हो गया किसका सिंबल? मोलर हीट कैपेसिटी का। तो मोलर हीट कैपेसिटी बराबर हो गया Q/N × ΔT। Q/N × ΔT ये हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है?
ये हीट से संबंधित बात है, मैंने आपको बताया हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी उसी तरह से होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मोलर हीट कैपेसिटी का मेजरमेंट हम लोग करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसका नाम हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो अब देखिए, अब क्या होता है, हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, ध्यान रखना है, ये सब टर्म होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है थर्मोडायनामिक्स में। हीट कैपेसिटी ये दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? हाँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका आगे हमको जरूरत होगा इसलिए सब टर्म बता रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या लेते थे? सी, कैपिटल सी लेते थे ना। कांस्टेंट प्रेशर पर है तो खाली पी लगा दीजिएगा, वैल्यू वही आएगा क्यू बाय डेल्टा टी ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, खाली वहां लग जाएगा वो, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट प्रेशर अगर है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम था पहले लिखा हुआ, इसको कांस्टेंट प्रेशर कर दीजिए। तो एक काम कीजिए ना, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी भी, यहाँ पर हो जाएगा सी पी, वैल्यू वही आएगा क्यू बाय डेल्टा टी ही। फर्क क्या है जानते हैं? खाली है कि कंडीशन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर है। बातें समझ में आ गई? उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी भी होता है। कौन हीट कैपेसिटी होता है? मोलर हीट कैपेसिटी भी होता है। ये भी दो तरह का हो जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझे ना। ये भी दो तरह का होगा। पहला हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बातें समझ में आ गई? इसको लिखेंगे सी एम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वैल्यू वही निकलेगा, क्या निकलेगा? क्यू बाय एन इंटू डेल्टा टी। और दूसरा हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, समझे ना। ये फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम देगा। सी एम पी कहेंगे, वही निकलेगा क्यू बाय एन इंटू डेल्टा टी। बातें समझ में आ गई ना। इतने टर्म का इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंसियर तरीके से इसको दिमाग में रखेंगे। बातें समझ में आ गई? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको जल्दी फटाफट कर लीजिए, लिखिए, ठीक है। इसको फटाफट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये हीट से संबंधित बातें आपको मैंने बताई, उसके बाद वर्क से संबंधित बातें बताएंगे, है ना। उसके बाद आपको हम बता देंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, वो बातें बताएंगे। तब बताएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, तब सिस्टम और सराउंडिंग हम शुरू करेंगे। पहले आप टर्म को समझ लीजिए कि कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल इसमें होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म अगर अच्छे रहेंगे, पूरी थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये देखना है ये कितने महत्वपूर्ण है, इस सारे पॉइंट्स को आज बताए ही, सिर्फ हीट से संबंधित बातें मैंने आपको बताई है, उसको ध्यान से रखेंगे। और ये सारे फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिएगा, और इसके बाद हम लोग वर्क पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देन हम लोग आएंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग पर, उसके बाद हमारी थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाएगी। अभी तो सिर्फ झलक है, इस झलक को नयन में, दिमाग में बिठा के रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ, पिक्चर भी बहुत बाकी है, सारे पिक्चर चलते रहेंगे। अभी सिर्फ ये टेलर था, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है, बीरू उसको भी देखे बोलो। चलिए, थैंक यू।